पिछले क्लास में हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा था और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा था। अब ध्यान रहे कि कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया था कि वो होता क्या है, बट उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जानबूझ के मैं अभी स्किप करता जा रहा हूँ क्योंकि पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो खत्म कर लेते हैं, जो रिप्रेजेंटेशंस वगैरह है वो खत्म करते हैं, और एक बार वो सब खत्म हो जाने के बाद हम लोग आराम से फिर कुछ जो प्रॉपर्टीज बचे होंगे जैसे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का या कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सब एक साथ ही हम लोग देख लेंगे। राइट, सो चलिए आज कंटिन्यू रखते हैं फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने एडिशन देख लिया था और सब्ट्रैक्शन देख लिया था, वहां पे हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी देखा था। ट्राइंगल इनइक्वालिटी यानी कि z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन 2 प्लस zn इज लेस देन और इक्वल टू एंड सो ऑन 2 प्लस zn। दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये सब कुछ हमने कल देख लिया था, इसको प्रूव भी किया था हमने। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जो पहला आज का टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब प्रोडक्ट आपने देखा था एल्जेब्रिकली किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। बट जब पोलर फॉर्म को मिक्स करेंगे ना हम, पोलर फॉर्म के किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में जब प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। और याद रहे कि जो प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोशेंट्स है, जिस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को वेक्टोरियली पिक्चराइज किया था, उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट्स को, कोशेंट्स को भी वेक्टोरियली पिक्चराइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हमारा अभी टारगेट है सिर्फ पोलर फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना, उस प्रोडक्ट का एम्पलीट्यूड निकालना, उस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस निकालना। उसी तरह क्वेश्चन के लिए भी हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को हम वेक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इन पोलर फॉर्म लिख दे रहा हूं, इन पोलर फॉर्म। मान लेते हैं कि आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड z डैश इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस आई वाई डैश बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स where x dash y dash are real। ठीक है, होता है। now z is equal to r into cos theta plus I sin theta and z dash is equal to r dash cos theta dash plus I sin theta dash। इस तरह से हम मान सकते हैं, जहां की थीटा और थीटा डैश क्या है, z और z डैश का आर्ग्यूमेंट है, दैट इज एम्पलीट्यूड है। चलिए, और r और r डैश क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड z डैश रेस्पेक्टिवली, दैट इज r is equal to mod z, r dash is equal to modulus of z dash। ये हमें पता है, इसलिए अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। r dash यहां तो साफ साफ है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का अब आपको हर जगह यूज मिलेगा आगे। ठीक है, cos theta dash plus I sin theta dash
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा डैश प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा डैश, राइट, आर डैश। अब कॉस थीटा डैश यहाँ पे है, आई स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डैश माइनस साइन थीटा डैश, ठीक है। उसी तरह इसको और इसको हम आई कॉमन लेकर लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा डैश प्लस साइन थीटा डैश कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होनी चाहिए हमें, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इस तरह का ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब भाई ये क्या हो जाएगा, किस चीज का फॉर्मूला है ये, सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला याद आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री में आपको, कॉस थीटा प्लस थीटा डैश। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो वही मैंने अप्लाई कर दिया, और ये तो सिंपली आई साइन थीटा प्लस थीटा डैश, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मॉड्यूलस है z और z डैश का जो मॉड्यूलस है वो क्या आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ r इंटू आर डैश। इसको हम लिख सकते हैं मॉड r इंटू मॉड r डैश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ z डैश, वो क्या देखने को मिल रहा है आपको, थीटा प्लस थीटा डैश, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कुछ भी लिखिए आप, मैं एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं, आदत है कभी मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूं कभी आर्ग्यूमेंट लिख देता हूं, याद रखिए दोनों एक चीज है, सेम चीज है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा प्लस, सॉरी माफ करिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z डैश। ये तो इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट हो गया, बट ऑल्सो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ z डैश इज इक्वल टू, जब माइनस पाई से बराबर हो थीटा प्लस थीटा डैश। बराबर का साइन पाई के पास होता है, माइनस पाई के पास नहीं, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट z डैश। आपने देखा कि पोलर फॉर्म में जब हमने प्रोडक्ट निकाला तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है, और ये जानकारी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करें। अभी मैं दिखाता हूं कि एक्सटेंशन से मेरा क्या मतलब है, चलिए। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से यहां तक। नाउ चलिए इसको इरेज कर दूं। अगर यहीं पे हमने अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट को निकाला था, नाउ सपोज करिए, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमें क्या मिला था, z डैश इज इक्वल टू r डैश कॉस थीटा प्लस थीटा डैश प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा डैश, ये हमें मिला था। नाउ इफ z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आई
साइन थीटा 1, जहाँ की थीटा 1, R1 ये सब का मीनिंग आपको पता है. R1 is definitely the modulus of Z1 and theta 1 and theta 2 are respectively the theta 1 is the amplitude or argument of this complex number Z1. With similar notations for Z1, Z2, Z3 and sorry माफ करिएगा, Z1 का तो नोटेशन मैंने लिख ही दिया है, Z2, Z3, Z4 एंड सो ऑन टू Zn. इसी तरह के नोटेशन में दैट इज Z2 इज इक्वल टू R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2, Z3 इज इक्वल टू R3 cos थीटा 3 प्लस I sin थीटा 3. इसी तरह के रिप्रेजेंटेशन को अगर देखें then by an extension of, अगर इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर A, तो एक्सटेंशन ऑफ A we get Z1, Z2, Z3 and so on to Zn कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, R1, R2, R3 एंड सो ऑन टू Rn, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन टू प्लस थीटा n. उसी तरह से I sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन टू प्लस थीटा n. आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया. अगर आप निकाल के भी देखें, हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट देखा, आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इसी तरह से चेक कर सकते हैं. आप अगर चेक करेंगे तो आपको R1, R2, R3 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस I sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इस तरह से आएगा. उसी तरह 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट चेक करेंगे तो आपको उसी तरह से 4 एंगल के लिए ये सम आएगा, और यहाँ पे 4 R1, R2, R3 एंड R4 का प्रोडक्ट होगा. तो उसी तरह से हम इसको एक्सटेंड करके हमने क्या किया कि ये जान लिया कि जब इन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा. क्लियरली यहां से मॉड्यूलस ऑफ सबका मॉड्यूलस क्या होगा, क्लियरली मॉड्यूलस ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन टू Zn इज इक्वल टू R1 का मॉड्यूलस इंटू R2 का मॉड्यूलस एंड सो ऑन टू Rn का मॉड्यूलस. ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक ही मॉड्यूलस के अंदर R1, R2, R3 ये सारा कुछ कर सकते हैं. आपके ऊपर डिपेंड करता है. इसी को आप लिख दीजिए R1, R2 एंड सो ऑन टू Rn. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन टू Zn इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन टू प्लस थीटा n. दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 एंड सो ऑन टू एम्पलीट्यूड ऑफ Zn. ठीक है, प्रोडक्ट के केस में जितने भी सिंगल एम्पलीट्यूड्स होते हैं रेस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर के, उन्हीं के एम्पलीट्यूड्स का सम हो जाता है, जो रिक्वायर्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है सबका. और प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड के लिए एंड क्लियरली प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, Z2 एंड सो ऑन टू Zn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब माइनस थीटा छोटा हो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन 2 प्लस थीटा n से, और ये छोटा या बराबर हो पाई से. अब एम्पलीट्यूड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ये ओरिजिन, ये हमारा मान लेते हैं x यानी कि रियल एक्सिस, और ये डेफिनेटली y है जिसको हम
इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। जो ये एम्पलीट्यूड होता है ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैंने आपसे जब एम्पलीट्यूड में आपको बता रहा था तो मैंने कहा था कि एम्पलीट्यूड जनरली हम 0 से 360 डिग्री के बीच में लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जनरली। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मैंने बताया था कि नहीं वो रिस्ट्रिक्ट है कि उसी में लेना है, नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज आप लीजिए या क्लॉकवाइज लीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो एक्चुअली होता क्या है आप ये समझिए। पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट वो होता है, सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट जो एंगल होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से मेजर करते हैं। और वो एक्चुअली आपको वो आर्ग्यूमेंट वो लेना चाहिए था जिसके लिए OX को लीस्ट एंगल घूमना पड़े यहां तक इस लाइन पे पहुंचने के लिए। तो लीस्ट एंगल क्या है? थीटा ही तो लीस्ट एंगल है। OX आराम से यहां तक घूम जाएगा। अब मान लीजिए यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है इसके जगह, तो अब OX जो है या तो इस तरह से घूम के यहां पे पहुंचेगा, नहीं तो चुपचाप यहां से यहां तक घूम के नेगेटिव डायरेक्शन में यहां तक पहुंच जाएगा। तो इस केस में हम जनरली एम्पलीट्यूड इसको अज्यूम करते हैं कि दिस इज द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z, बिकॉज दिस इज, मान लीजिए ये माइनस थीटा है, दिस इज द लीस्ट एंगल बाय विच द रियल एक्सिस मूव्स सो दैट इट कैन लाई अलोंग OZ। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट का यही बेसिकली डेफिनेशन होता है। हाँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से, माइनस पाई पे इक्वलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड यही होता है, लीस्ट एंगल से रोटेट करे रियल एक्सिस और अपने रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वाले लाइन पे या वेक्टर पे, इस पोजीशन वेक्टर पे लाई कर जाए। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट का ये मतलब आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन आर्ग्यूमेंट पे, प्रॉब्लम बनाएंगे उस दिन। बट ये आपने देखा कि अगर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट कैसे आता है, हम किस तरह से उस सिचुएशन में, उस केस में हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं और मॉड्यूलस ऑफ द प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे हमें पता चलता है, चलिए देखते हैं क्या। लिख लिया होगा, इसको आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर B। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। और जैसा कि मैंने कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं कि एकदम लाइन बाय लाइन यहां से ये करना है उसके बाद ये करना है, ऐसे करेंगे आप। इनफैक्ट मैथ्स में ऐसे करना ही नहीं है आपको। ठीक है, हाँ, इतना मैं आपको कंफर्म कहता हूं। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में होगा कि बहुत कुछ अभी तक नहीं हुआ है। अब कैसे वेक्टर में बहुत कुछ नहीं हुआ था, लेकिन क्लास खत्म होते होते वेक्टर खत्म होते होते सब कुछ हो गया। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होते होते ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो बचने वाला है, सब कुछ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप देख रहे हैं कि ये लंबा चैप्टर है, एक एक टॉपिक बताने में काफी टाइम लग रहा है। हमने इक्वेशन B में क्या देखा था कि जो प्रोडक्ट था Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन टू Zn, वो क्या आ रहा था हमारा? वो आ रहा था Z1, Z2 एंड सो ऑन टू Zn इज इक्वल टू R1, R2 एंड सो ऑन टू Rn cos θ1 प्लस θ2 एंड सो ऑन टू प्लस θn प्लस I sin θ1 plus θ2 and so on to plus θn. Now, if Z1 is equal to Z2 is equal to Z3 and so on is equal to Zn, ये सब के सब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z के बराबर हो तो which is ultimately equal to, अगर ऐसा हो, अभी कुछ मत देखिए, अगर ऐसा हो
मान लीजिए ये z जो है वो है r cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसलिए अब जब ये बराबर है तो डेफिनेटली R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 एंड सो ऑन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? Rn जो है ये सबके सब R के बराबर होंगे, इसीलिए इतना लिखा गया है, ठीक है। तो इस केस में therefore in this case अब यहां से देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे z1 की जगह z फ्रॉम b यानी कि यही वाला इक्वेशन है, हमने b माना था इसको, फ्रॉम b z1 की जगह z सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, z2 के जगह z, z3 के जगह भी z एंड सो ऑन टू n प्रोडक्ट्स। इसका n प्रोडक्ट्स n तक है ना, उसी तरह r एंड सो ऑन टू n प्रोडक्ट्स इसका भी, और यहां पे क्या हो जाएगा cos थीटा 1 के जगह थीटा, क्योंकि अब ये थीटा 2 थीटा 3 ये सबके सब क्या हो गए, थीटा के बराबर हो गए, राइट। थीटा प्लस थीटा एंड सो ऑन टू n टर्म्स तक, n गो थीटा है प्लस i साइन थीटा प्लस थीटा एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए। Therefore ये क्या हो जाएगा, z टू द पावर n, जब z को z से मल्टीप्लाई करते हैं z स्क्वायर होता है, z को इंटू z करते हैं तो z क्यूब होता है, करते हैं कि नहीं। तो जब n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो z टू द पावर n, उसी तरह r टू द पावर n, और अंदर क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे आपको डी मोइवर्स थ्योरम देखना है। वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे मैंने n पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिखा है, इसका कारण है क्योंकि मुझे आपको कुछ और दिखाना है, इसीलिए मैंने अभी n को पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, ठीक है। अंत में n एक्चुअली में लास्ट में आपको पता चलेगा कि n पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट फॉर नाउ आप ये समझिए, अभी मैं बस इस सिनेरियो को प्रूव करना चाहता हूं, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इस स्टेटमेंट को आप कॉपी पे मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूं, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में, नहीं तो पता चलेगा कि आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर में आप समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बट n इंटीजर है, इतना आपको ध्यान में अभी फिलहाल प्लीज रख लीजिए अपने दिमाग में। नाउ चलिए अगर 1/z को करूं मैं, 1/z क्या आएगा, 1/z हमारा आएगा, यहां से कुछ लेना देना नहीं है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, छोड़िए इसको आप मान लीजिए पहले c, यहां तक आप करिए, ठीक है। n तो इंटीजर है, यहां से हमें पता चल रहा है कि n इंटीजर है, ठीक है। तो अभी आपको n को इंटीजर समझ लेना है, अज्यूम कर लीजिए। अंत में फाइनल स्टेटमेंट जब हम लिखेंगे तो वहां पे अच्छे से लिख देंगे कि वेयर n कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर,
चलिए इरेज करूं, जो सी हमारा था स्टेटमेंट वो क्या था, z टू द पावर n इज इक्वल टू r टू द पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस i साइन n थीटा, यही स्टेटमेंट था ना। लेट z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयरफॉर 1 बाई z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 बाई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। अगर इसको हम और थोड़ा सा एक्सटेंड करें, थोड़ा सा सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो कल मैंने आपको कॉन्जुगेट बताया था। अगर नीचे हमें प्योरली रियल करना हो तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हम भी मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई आर इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। दैट इज z टू दी पावर -1 इज इक्वल टू r टू दी पावर z टू दी पावर -1 जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, क्योंकि इससे जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा 1, इसलिए r टू दी पावर -1 इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह जब z टू दी पावर -2 करेंगे तो यहां पे 2 थीटा, यहां पे 2 थीटा आएगा। आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, इतना ही आएगा आपका। इसलिए z टू दी पावर -n जब करेंगे तो क्या आएगा r टू दी पावर -n इंटू कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको आप कर लीजिए d, इसको आप कर लीजिए d। नाउ स्टेटमेंट सी हमारा ये था। सो अब इन दोनों को जब हम देखेंगे ध्यान से तो वी आर फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हियर। फॉर एनी इंटीजर n, इरेज कर देता हूं, चाहे चलिए जगह है, from C and D, it can be concluded that for any integer n we have z to the power n is equal to r to the power n into cos n theta plus I sin n theta। अब आपको यहां पे पता चल गया कि n पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और n नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। नाउ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज कॉल्ड डी मोइवर्स थ्योरम। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं। मैं आपको बस बता रहा हूं कि यही डी मोइवर्स थ्योरम होता है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, चलिए इतना आप पहले कर लीजिए।
अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्लियरली द multiplicative inverse of any complex number z is z to the power -1. ठीक है, बिकॉज z into z to the power -1 is equal to z by z is equal to 1. That is the reason. चलिए, अब बहुत सारे बुक में इसी को एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में दे दिया, अलग लिस्ट बना के 50 प्रॉपर्टी। अब करते रहिए आप याद। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिस्टमैटिक वे में नहीं करना है आपको, कि नहीं एकदम सिस्टमैटिक वे में करना है। आपको समझना है सब कुछ, सिस्टम आपका अपने आप काम करने लगेगा जैसे ही आप प्रॉब्लम बनाएंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ये नहीं कि अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा और कॉन्जुगेट पढ़ने के बाद बैठ गए लेके उसके 100 प्रॉपर्टी को रटने के लिए, उसे कोई फायदा नहीं होगा। आपको बस कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं उसको याद रखना है और ज़्यादा उससे कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे एक मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा? अगर z हमारा x प्लस आई वाई है, z बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब इसी तरह का प्रॉपर्टी निकालते रहेंगे कॉन्जुगेट और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, तो आपको प्रॉपर्टी का अंत ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमेशा मिलते रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 2-4 आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। अदर देन दैट आपको कहीं रिक्वायर्ड होगा तो वो आप खुद से निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो 50-50, 100-100 प्रॉपर्टी लेके मत बैठिए कि उसको रट जाना है, नहीं तो फिर रटिए, रटना है तो, ठीक है। अब ये सब प्रॉपर्टी मैं बाद में बताऊंगा, इसमें कुछ है नहीं, इसको मैंने जानबूझ के अब इतना छोटा इसको स्किप करा है। अंत में एक क्लास वैसा ही करवाऊंगा जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी होगा, जितने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम बनाते समय या किसी क्लास में हम लोग डेफिनेटली प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट डजंट मीन कि एकदम मैं अब प्रॉपर्टी ही लेके, अब कॉन्जुगेट पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास में, कॉन्जुगेट आपको 5 मिनट 10 मिनट में मैंने कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बता दिया, वेक्टोरियली उसको बता दिया, जियोमेट्रिकली बता दिया। अब मैं उसके 50 प्रॉपर्टी को आपको बताता जाऊँ, फिर उस क्लास में कॉन्जुगेट ही होता रहेगा। इसलिए प्रॉपर्टी हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। अब ये प्रॉपर्टी आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा थोड़ा माइंड को ओपन रखा करिए, खास करके मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए और फिजिक्स को पढ़ने के लिए। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे ही हैं, यू कांट बी सिस्टमैटिक। अब मैथ्स में आप सिस्टमैटिक होइएगा, मैथ्स लिमिटलेस है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने प्रोडक्ट के बारे में देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, अब थोड़ा क्वोशंट्स के बारे में भी देख ले, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ये जो मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z और z डैश, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें वेक्टोरियली दिखाना है, बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है। मैं टाइम इसलिए देख रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि क्लास को मैं 1 घंटा 10 मिनट में ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं ना तो शुरू करता हूं तो पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे आगे बीत गया, 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए, फिर आपको शायद उसमें दिक्कत हो जाती है लंबा क्लास में। हमारा
प्रोडक्ट हो गया, एडिशन हो गया, डिफरेंस हो गया। अब कोशेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा देख लेते हैं। कोशेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसी को कह लीजिए और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ट्रिगोनोमेट्रिक और पोलर फॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट हमने अभी पोलर फॉर्म में ही तो देखा है ना, तो क्वेश्चन को भी उसी में देखते हैं। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड उसी तरह z डैश इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इज इक्वल टू आर डैश कॉस थीटा डैश प्लस आई साइन थीटा डैश। इसलिए z बाई जेड डैश। अब कुछ प्रॉपर्टी जो मैं साथ में आपको बताता जा रहा हूं, जैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी कल बताया था, उसको आपको याद कर लेना चाहिए अभी ही प्रूफ के साथ, ताकि आप कभी कभी आपको सोचना ना पड़े कि ये किस तरह से आया है। z बाई जेड डैश इज इक्वल टू आर बाई आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर डैश कॉस थीटा डैश प्लस आई साइन थीटा डैश। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि नीचे रेशनलाइज कर देते हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर दोनों तरफ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डैश माइनस आई साइन थीटा डैश डिवाइडेड बाई आर डैश इंटू कॉस थीटा डैश प्लस आई साइन थीटा डैश इंटू कॉस थीटा डैश माइनस आई साइन थीटा डैश। ऊपर में हमारा आ जाएगा आर बाई आर डैश एक साथ कर लिया, और ऊपर में हमारा आ जाएगा, नीचे में देखिए, चलिए थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, आर इंटू ऊपर में डेफिनेटली साफ साफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि थीटा माइनस थीटा डैश, और यहाँ पे प्लस आई साइन थीटा माइनस थीटा डैश। समझ में आया कैसे हुआ? चलिए, नहीं आया तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, क्या करूँ, नहीं तो कई बच्चे हैं जो शुरू में पढ़ रहे हैं ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, और आपको फॉर्मूला सम एंड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा डैश माइनस आई कॉस थीटा साइन थीटा डैश प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा डैश माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा डैश डिवाइडेड बाई आर डैश, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डैश प्लस साइन स्क्वायर थीटा डैश, कितना हो जाएगा 1, बचा सिर्फ आर डैश। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आसान है। आर इसको, और यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह -1, माइनस पहले से तो -1 इंटू माइनस +1, तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा डैश, कॉस थीटा डैश प्लस साइन थीटा डैश, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस क्या, थीटा डैश, और यहां से आई कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस थीटा डैश, आया कि नहीं, वही इज इक्वल टू आर डैश। इसलिए z बाई जेड डैश इज इक्वल टू आर बाई आर डैश इंटू कॉस
थीटा माइनस थीटा डैश प्लस आई साइन थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, कर लीजिए इसको। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज और एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिल रही है। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर ए है। चलिए इरेज करूं, हो गया होगा आपका। अब क्लियरली एक चीज तो आपको क्लियर है, क्लियरली मॉड्यूलस ऑफ z बाई z डैश इज इक्वल टू r बाई r डैश। r क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ z डैश, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यही एक प्रॉपर्टी में किताब में बना के, किसी बुक में बना के, अगर बुक को मोटा करना होगा इसी को अलग से लिखेगा वहां पे कि भाई ये लिस्ट है प्रॉपर्टी का, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नहीं याद रखिएगा तो आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है भाई इसको क्या प्रॉपर्टी बनाना है, साफ साफ दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसी को एज अ प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। लेकिन जो प्रत्यक्ष है उसको भी आप सोच रहे हैं कि इसको भी एकदम हम अब प्रॉपर्टी बना के रखें। ठीक है, सो ये तो इसका मॉड्यूलस हो गया। ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाई z डैश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा यहां पे? आर्ग्यूमेंट थीटा माइनस थीटा डैश, दैट इज आर्ग्यूमेंट। देखिए एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट सेम होता है, कहीं कहीं मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूं, कहीं कहीं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचिएगा मत, दोनों एक ही बात है। आर्ग्यूमेंट ऑफ, जैसा कि मैंने कहा, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जब मैं शुरू में कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा था तो मैंने बहुत सारे बुक से कॉम्प्लेक्स नंबर किए थे। ठीक है, मैंने अपने आप को बंद नहीं रखा था कि नहीं मुझे एकदम सिस्टमैटिक ढंग से एक ही किताब से करना है। तो किसी में एम्पलीट्यूड दिख रहा था, किसी में आर्ग्यूमेंट दिख रहा था, इसीलिए मेरी आदत हो गई है। तो मुझे दिक्कत नहीं होती है एम्पलीट्यूड वहाँ पे लिखा हो या आर्ग्यूमेंट होता है, डजंट मैटर टू मी। ठीक है, अगर आपको कोई एक ही शब्द याद रखना है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड में से, तो जहाँ जहाँ मैं जो भी लिख रहा हूँ वहाँ पे दोनों में से आपको जो पसंद है आप वहाँ पे वो बना लीजिए। थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z डैश। देखा, क्वेश्चन में आपने इस तरह से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। क्लियरली ऑल्सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाई z डैश इज इक्वल टू, जब माइनस पाई छोटा होगा थीटा माइनस थीटा डैश से, और ये छोटा या बराबर होगा पाई से, तब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन की बात हो गई, इसको आप कर लीजिए पहले। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिसको कहीं कहीं लिखा जाता है रोटेशन थ्योरम, कहीं कहीं लिखा जाता है कोनी मेथड, और ये सब कुछ। मैं इसको बस एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट कहूँगा। ठीक है, आप उसको कोनी मेथड कहिए, रोटेशन मेथड कहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। आगे बढ़ते हैं। ये जो जैसे मैंने कहा ना, ये सब प्रॉपर्टी में लिखा रहता, अंत में मैं इन सबको एक जगह आपको कलेक्ट करके लिख के दे दूंगा। ठीक है ना, उसके लिए आप धैर्य रखिए, चिंता मत करिए। चलिए मान लेते हैं
कि ये आपके पास 3 पॉइंट है, ए, बी और सी, ठीक है। ये आपका है Z1, ये Z2 और ये Z3। अब ये हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर होता है, तो डेफिनेटली ये लाइन एक वेक्टर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो इस वेक्टर को आप इस डायरेक्शन में अज्यूम करिए यहाँ से, और इसको Z1 से Z2 की तरफ इस डायरेक्शन में अज्यूम करिए। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं कुछ भी, ये दे दीजिए आप एंगल थीटा, इसको आप दे दीजिए एंगल फाई, और इसको आप दे दीजिए एंगल लैम्डा, ठीक है। चलिए ये अल्फा कर देते हैं, अल्फा ज़्यादा अच्छा रहेगा, अल्फा। अब अगर आप ध्यान दें इस ट्राइंगल में, इस छोटे से ट्राइंगल में, आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी अगर, तो आपको पता होगा कि ये अगर ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो अपने अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर θ1, θ2 और θ3 है तो θ1 बराबर θ2 प्लस θ3 होता है, ठीक है। ये ज्योमेट्री में एक थ्योरम है, आपको पता होगा। तो इस ट्राइंगल में क्लियरली थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फाई प्लस ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, प्लस अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई। अब चलिए अब एक काम करते हैं हम थोड़ा, अगर हम इस वेक्टर को देखें, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए सी, ठीक है। अगर हम देखें इसको तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए बी डेफिनेटली Z3 माइनस ए बी Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z1, ठीक है। अगर आप AC वेक्टर AC बाई वेक्टर ए बी करते हैं तो Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 आता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। चलिए ये हमने इस तरह से कर लिया। अब ये इतना क्यों हुआ आपको पता है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, याद करिए जब कोई वेक्टर होता था इस तरह से करके, ये A और ये B, इसका कोऑर्डिनेट होता था x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट होता था x2 y2 और z2, ठीक है। तो हम क्या करते थे, वेक्टर ए बी बराबर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। वही यहाँ भी किया है मैंने, बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दर्शाया है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो यही तो कोऑर्डिनेट्स एक तरह से इसका ना, इन पॉइंट्स का, तो बस मैंने इसको कर दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाया है मैंने। अब देखिए, इसलिए z2 माइनस z1 बाई z3 माइनस z1 इज इक्वल टू वेक्टर ए बी बाई वेक्टर ए सी। ये तो आपका आ रहा है। अब हमने ये देखा है कि ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अभी हमने कोशेंट पढ़ा
सबसे पहले एक बात बताइए आपका कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z1 यानी कि वेक्टर AB है। अब Z2 माइनस Z1 तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब अगर ऐसा है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का Z2 माइनस Z1 का एम्पलीट्यूड दैट इज आर्ग्यूमेंट क्या होगा? डेफिनेटली ये जो वेक्टर इस रियल एक्सिस से एंगल बनाएगा यानी कि फाई, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू फाई है ना। उसी तरह एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 क्या है आपका? एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 क्या है? थीटा है, देखिए थीटा है। अब वेक्टर का यही फायदा है, वेक्टर आपको एंगल बता देता है आसानी से, ठीक है। चलिए अब यहां तक तो आपने देख लिया, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए। Z2 माइनस Z1 इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1। याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z ही तो होता है, i sin थीटा। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। चलिए भाई अब क्या होगा? cos और Z2 माइनस Z1 का एम्पलीट्यूड क्या है भाई? फाई है ना। और Z3 माइनस Z1 का एम्पलीट्यूड क्या है? इसका थीटा है, बट अभी हमें फाई का ही काम है, साइन फाई और नीचे Z3 माइनस Z1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि Z2 माइनस Z1 का Z3 माइनस Z1 का एम्पलीट्यूड थीटा है, तो वही मैंने यहां पे कर दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने देखा है, अभी हमने क्या देखा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और Z डैश, तो दोनों का कोशेंट क्या होता था? R बाई R डैश इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा डैश प्लस आई साइन थीटा माइनस थीटा डैश। तो जब ये नियम हमें पता है तो इतना लिखने की क्या जरूरत है? इतना लिखने की क्या जरूरत है? इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। इसको भी करिएगा, फिर आपको वही ब्रेक करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कंक्लूजन वही आएगा। लेकिन कोशेंट आपने कर लिया है, आपको पता है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा माइनस थीटा डैश। चलिए तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1, ऐसा लिख सकते हैं एक साथ R बाई R डैश को, ठीक है। यहाँ पे उसकी जगह यही तो है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कॉस, अब देखिए ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट माइनस नीचे वाले का आर्ग्यूमेंट, तो ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट क्या है? फाई, नीचे वाले का आर्ग्यूमेंट थीटा, आई साइन फिर से थीटा, माफ करिएगा, फाई माइनस थीटा हो गया। बट फाई माइनस थीटा क्या है? ये जो है फाई माइनस थीटा, ये माइनस अल्फा के बराबर आ रहा है। अगर हमें माइनस अल्फा का झंझट नहीं करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, इसको आप पलट के लिखिए, ऐसे करके लिखिए, रिजल्ट आपका अंत में उसी तरह से आएगा, अपने अकॉर्डिंग आप रिजल्ट को लिख सकते हैं। ये तो इतना आ गया, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस अल्फा, ठीक है, थीटा माइनस फाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो यहाँ पे माइनस अल्फा लिख के काम खत्म करिए, झंझट खत्म करते हैं। अदरवाइज अगर हम Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 करें तो हमें क्या मिलेगा भाई? तो हमें थोड़ा सा साइन का झंझट हमारा खत्म हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा? कॉस थीटा माइनस फाई प्लस आई साइन थीटा माइनस फाई, दैट इज Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 इंटू
cos alpha plus I sin alpha. Clearly amplitude of, clearly चलिए आर्ग्यूमेंट लिखता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू अल्फा. ठीक है, अल्फा. ज्यादा कुछ ये थीटा माइनस फाई लिखने की जरूरत नहीं है, ये अल्फा है. और अल्फा कौन सा एंगल है याद करिए, अल्फा जो एंगल है वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, दैट्स इट. इतना ही याद रखना है आपको. ठीक है. अब इसी को कहीं कहीं रोटेशन थ्योरम कहा जाता है, किसी किताब में कोनी मेथड कहा जाता है, व्हाटएवर, बट आपको ये याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए. अब आप इसको रोटेशन थ्योरम की तरह याद रखिए. रोटेशन थ्योरम और कोनी मेथड, मैं बस इसको एज अ रिजल्ट याद रखता हूं, ज्यादा कोनी फोनी याद नहीं रखता हूं मैं. ठीक है. चलिए अब इस पे एक प्रॉब्लम बना लेते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड दिस क्लास. ठीक है, याद है आपको? एक्चुअली आजकल डेली ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि जो कैमरा का प्लग है वो तो मैं सॉकेट में लगा रहा हूँ, एसी सॉकेट में, लेकिन उसको स्विच ऑफ करना भूल जा रहा हूँ. आज भी वैसा ही हुआ और अभी कैमरा ऑफ हो गया. सो चलिए ठीक है, कोई नहीं. तो अभी जो हमने रोटेशन थ्योरम जो पढ़ा उसी पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. चलिए, कैमरा ऑन है ना? हाँ, नहीं तो पता चला भूल भी जाऊंगा मैं. कॉम्प्लेक्स numbers Z1, Z2, Z3 are the vertices A, B, C respectively of an isosceles right angle triangle. Right angled triangle with right angle at C. With right angle at C. Show that Z1 minus Z2 whole squared is equal to 2 into Z1 minus Z3 into Z3 minus Z2. प्रॉब्लम पे मत जाइए, प्रॉब्लम आसान है ये. ठीक है, अगर इससे पहले वाला जो रिजल्ट हमने देखा वो अगर आप समझ गए तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. इस तरह की प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता है. चलिए देखिए, बताता हूं आपको. मान लेते हैं ये हमारा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी. इसको मान लेते हैं हम ए, बी एंड सी. अब डेफिनेटली ए पे हमारा Z1 है, सी हमारा Z3 है और बी हमारा Z2 है. इसको वेक्टर, इन सबको वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होता नहीं है हमें. अब चलिए, जो अभी जस्ट इससे पहले हमने एक रिजल्ट देखा था, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो वेक्टर AC बाई वेक्टर CB का क्या मतलब है? Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3. यही तो मतलब है ना हमारा. नाउ अभी हमने देखा कि Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि
एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3, राइट, इनटू, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस। अभी अभी हमने देखा था कि जो आर्ग्यूमेंट होता है इसका वो क्या होता है, AC और CB के बीच का एंगल, यानी कि Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3 का जो एंगल है वही बीच वाला एंगल, यानी कि इसके जो यहाँ पे ये याद करिए अल्फा एंगल, अभी जस्ट पहले वाले रिजल्ट में आ रहा था हमारा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे AC और CB के बीच वाला एंगल यानी कि 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ cos पाई बाई टी पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब Z3 माइनस Z1 को AC लिख देते हैं, इसको CB लिख देते हैं। यहां क्या बच जाएगा हमारा I, नहीं बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, sin 90 डिग्री 1 और यहाँ पे I है तो बस I बच जाएगा। अब AC बराबर BC है भाई, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 और ये भी पाई बाई 4। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ज्योमेट्री, तो AC और BC बराबर है, ये और ये खत्म, बचा I, दैट इंप्लाइज Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू I इंटू Z2 माइनस Z3। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई स्क्वायर करने से, चलिए देख लेते हैं, इसको इरेज कर दूं, इसको लिख लेता हूं कहीं साइड में ताकि मुझे याद रहे, Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको भी लिख लिया हमने, यहां तक का तो काम हमारा खत्म हो गया, इसके नीचे से आप स्टार्ट करिए। ओहो, यही होता है कभी कभी। चलिए ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ और ये हो जाएगा Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3 इज इक्वल टू माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z2 इंटू Z3। हमें इधर चाहिए Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, कोई नहीं, Z1 स्क्वायर, ठीक है, को इधर रखते हैं और बाकी सबको हम उधर लेके चले जाते हैं, यानी कि माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z3 को इधर ले आए हम, हो जाएगा माइनस Z3 स्क्वायर, और इसको इधर ले आए हमने प्लस 2 Z1 Z3। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए ये Z2 Z3 है, इसको Z2 Z3 कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब हमें चाहिए Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे इस तरफ हम Z1 स्क्वायर तो पहले से है, यहाँ पे अगर Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 कर दें, तो अगर ये ऐसा किया है तो इस तरफ भी ऐसा कर देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए माइनस Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z2 Z3 प्लस 2 Z1 Z3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने Z2 स्क्वायर ऐड किया, इस तरफ भी तब ऐड करना होगा, Z2 स्क्वायर करना होगा ना, ऐड किया है तो घटाना भी पड़ेगा Z2 स्क्वायर, और उधर ले जाएंगे तो प्लस Z2 स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ जोड़ना हुआ एक तरह से। इधर हमने घटाया है माइनस 2 Z1 Z2, तो इधर भी करेंगे माइनस 2 Z1 Z2, ये तो हमें करना पड़ेगा ना। चलिए भाई,
तो Z1 Z2 यहाँ पे है, ये Z2 स्क्वायर और ये Z2 स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा Z1 माइनस Z3 का, इधर Z3 चाहिए था, हाँ Z2 चाहिए था, ठीक है, सही ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z2, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर, ठीक है, 2Z3 आ गया इधर, Z2 हमने इधर ऐड किया तो इधर भी हमने Z2 को ऐड किया था, ये भी सही है। चलिए चलिए ठीक है, Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z2 Z3 प्लस 2 Z1 Z3 माइनस 2 Z1, माफ करिएगा 2 तो कॉमन ले लिया है ना, 2 हमने निकाल लिया है तो यहाँ बच जाएगा Z2 Z3, यहाँ बच जाएगा प्लस Z1 Z3, यहाँ बच जाएगा माइनस Z1 Z2 2। अगर हमें इधर चाहिए Z1 माइनस Z3, अगर यहाँ से और यहाँ से हम Z3 कॉमन ले लें तो बचेगा Z1 माइनस Z3, अगर यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले लें माइनस Z2 तो बचेगा Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 माइनस Z3 माइनस Z2, यही तो प्रूफ करना था हमें, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2, प्रूव्ड। आपने देखा आसान होता है, ये टफ नहीं होता है, ठीक है। इससे पहले वाला रिजल्ट को आपको बस समझना है कि जब भी इस तरह का कोशेंट रहे, इस तरह का कोशेंट रहे तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिगर बनाइए, आर्ग्यूमेंट दोनों वेक्टर के बीच का, इस डिफरेंस और इस डिफरेंस के बीच वाला एंगल AC और CD का आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3 का आर्ग्यूमेंट, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3 का आर्ग्यूमेंट होगा, बस वो आपको पता चल गया, आपने प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे ना, दैट मीन्स आप मेमोराइज करेंगे, रटेंगे, फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। ओपन माइंड से पढ़ाई करिए, शुरू में दिक्कत होगा प्रॉब्लम्स बनाने में, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस तरह से अप्लाई करते हैं रूल्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, एंड देयर आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सक्सेसफुली अटेन अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद आप बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ही सबको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आज का हो गया। अब प्रॉब्लम मेरे पास एक और है, बट अब आज इसको नहीं करवाऊंगा, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इतने पे ही रोक देता हूँ, राइट। एज अ होमवर्क आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, ट्राई करिएगा उसको बनाने का। show that tan inverse 1 by 5 is nearly equal to pi by 16, नियरली इक्वल टू पाई बाई 16, अप्रोक्सीमेटली। अब थोड़ा सा हिंट दे दूं, मान लीजिए कि थीटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by 5 है। यही तो होता है ना भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 1 by 5। इसलिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो tan थीटा क्या होता है हमारा, अगर थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है तो y बाई एक्स।
इसलिए y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा 5 प्लस i। ठीक है, अब आप ट्राई करिए इसको बनाने का। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बता दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि r क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ माफ करिएगा 26, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसलिए 5 प्लस i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब आप इसको देखिए बना के। ठीक है, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा tan इनवर्स 1/5 क्या है? आर्ग्यूमेंट ही तो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्ग्यूमेंट ही है, आपको आर्ग्यूमेंट ही यानी कि थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ट्राई करिए, कोशिश करिए। ठीक है, चलिए थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कोशिश करिए। आपको क्या करना है, दोनों तरफ पावर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए और देखिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दो इक्वेशन आएगा। आपको पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से होता है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके दो इक्वेशन बनाते हैं, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। इसका सहारा लीजिए और ट्राई टू फाइंड इट, अगर आप फाइंड कर सके तो। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बनवाऊंगा। ठीक है, इतना आपको बता दिया मैंने। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, जरूरत हो तो फिर से स्क्वायर करिए उसके बाद, और देखिए कोशिश करिए, माफ करिएगा इसको मिटा रहा हूं मैं, शो दैट दिस। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, कोशिश करना चाहिए, नहीं बने ठीक है, पहली बार में जरूरी नहीं है कि बन जाएगा, बट ट्राई करिए, थोड़ा सा देखिए, अपने दिमाग को लड़ने दीजिए। ठीक है, अपने दिमाग को लड़ने दो, देखो कि क्या होता है, किस तरह से होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल के क्लास में, कल का क्लास कल हो सकता है क्लास नहीं हो, बट नेक्स्ट क्लास में अगर कल हुआ तो कल ही, नहीं तो परसों तो डेफिनेटली है। तो नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, जैसे एम्पलीट्यूड वगैरह से रिलेटेड कुछ पहले प्रॉब्लम करेंगे। टाइम बचा तो इससे आगे जो थ्योरी है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ, तो उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। और क्लास जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होते होते तक ना, आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो बचेगा। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बचेगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं बचेगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई प्रॉपर्टी नहीं बचेगा। सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे, बट हमारा पहला जो पर्पस है ना वो है कि ट्राई टू फिनिश द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सबसे, वो हम एक ही क्लास में कर सकते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हुआ रहेगा। ठीक है ना, और फिर जब खत्म कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो फिर प्रॉब्लम्स के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा एकदम थोड़ा पेशेंट रख के पढ़िए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये बाकी सब चैप्टर्स की तरह नहीं है कि एकदम आपने फटाफट सब कुछ कर लिया। ये अलजेब्रा में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लंबा चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से करना है तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा टाइम आपको देना ही होगा। जैसे वेक्टर में आपने टाइम दिया तो वेक्टर का यूज आप कर सकते हैं हर जगह, यहाँ पे कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे होंगे। ठीक है, सो देयर आर सम चैप्टर्स विच आर वेरी यूजफुल and that is the reason why those chapters, those topics in mathematics are taking a little bit longer than the other topics. इसीलिए आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है ना, सो चलो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। सी यू, थैंक यू।